लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आज के वेरी स्पेशल इंटरव्यू में विद डॉक्टर महेश चंद्र मिश्रा। नाउ डॉक्टर मिश्रा एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर मिश्रा को कॉमनवेल्थ मेडिकल फेलोशिप का अवार्ड भी मिला है फ्रॉम होप हॉस्पिटल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके में है। नाउ डॉक्टर मिश्रा इज रेगुलरली sort of interviewed and featured on news channels such as Aaj Tak, NewsX, and ABP. So Dr. Mishra is also a mentor at the India Duty Group. India Duty Group 30 अप्रैल 2021 को फाउंड किया गया था by a small group of friends known as the Dubai Extended Family, along with the IIT Roorkee alumni members and our good friends in USA and Switzerland. Now, बहुत ही कम समय में we've been able to raise significant amounts of funds to help our motherland in this dire time. Now, so ज़्यादा time ना waste करते हुए, let's begin our interview with Dr. Mishra. Sir, good afternoon. We're very, very happy and honored that you're with us. So thank you once again, and we hope that you, your friends, your family, and colleagues are sort of doing well and keeping safe. Thank you, धन्यवाद, Rajdeep, and we all hope and pray that most people keep safe during these trying times, और अपने को रोग सुरक्षित रखें और सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और बहुत उसके सरल उपाय हैं किस तरह से लोग अपने को कोविड से बचा सकते हैं। केवल थोड़ा सा अपना याद रखने की बात है कि जैसे आजकल हम घर से कपड़े पहन के निकलते हैं, शर्ट पहन के निकलते हैं, वैसे ही मास्क पहन के भी निकलें, वो भूलें नहीं और उसको लगाए रहें, ठीक से कवर करें। और अब इस बार हम लोग कह रहे हैं 2 मास्क लगाएं एक के बजाय, तो आपको 95 से 96%, 95 to 96% प्रोटेक्शन ये आपको कोविड से दे सकता है। और इवन आप सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और कई बार होता भी है, जैसे हम लोग भी, मैं सर्जन हूं और जब हम ओटी में होते हैं तो उस छोटे से ओटी में हमारे 10-12 लोग हो जाते हैं, एनेस्थीसिया टीम, सर्जिकल टीम, नर्सिंग टीम, टेक्नीशियन टीम मिला के। तो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, इन ए क्लोज्ड एनवायरनमेंट, संक्रमण एक दूसरे को पास ऑन करने का बहुत अच्छा चांस होता है। तो इसलिए मास्क बहुत आवश्यक है, और जब मैं ओटी में जाता हूं तो ये 2 मास्क के अलावा एक तीसरा मास्क N95 में ऊपर से और लगाता हूं। तो इस तरह से हम अपने को बचा के रख सकते हैं, और अगर संक्रमण होता भी है इतने बचाव के बाद भी, तो वो संक्रमण कम तीव्रता का होता है, गंभीर नहीं होगा, क्योंकि आप जितने कम वायरस पार्टिकल इनहेल करेंगे उतना ही संक्रमण कम होगा, और आपको माइल्ड सिम्टम, या लोग कहते हैं ना लक्षण रहित, एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, तो वो जरा होके पता भी नहीं लगता, कुछ लोगों को हुआ और निकल गया, तो आप उस तरह से इससे बचे रहेंगे। अगर आप ये कहें कि ये नहीं, कोविड कुछ नहीं है, और ऐसा मानने वाले काफी लोग थे पहले, पिछली वेव में भी थे, पिछले हम 15 महीनों से ये बात देख रहे हैं। यूएसए में भी लोगों ने कोविड पार्टियां करी, नॉन कोविड लोगों ने बुलाया, लोग उसमें आए, पार्टिसिपेट किया, उसमें संक्रमण हुआ लोगों को और उनकी मृत्यु भी हुई। तो ये समझना सबको बहुत आवश्यक है कि ये कोई होक्स नहीं है, ये रियल कीटाणु है, वायरस, और ये हवा के द्वारा हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ये सलाइवा जो हमारे मुंह में होता बनता है, थूक, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें ये वायरस पार्टिकल निकलते हैं और हवा में रह जाते हैं। ये जो अभी हाल में बहुत चर्चा भी हुई कि एक पब्लिकेशन हुआ लांसेट जर्नल में कि ये हवा से फैलता है। तो हवा का मतलब यही होता है कि मैं जैसे अभी बोल रहा हूं और कोई सामने बैठा हुआ है और मैं संक्रमित हूं, तो मेरे बोलने से भी केवल वायरल पार्टिकल निकलेंगे, हवा में रहेंगे, और अगर मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ तो निकलेंगे, दूसरे ने नहीं लगाया हुआ तो वो उसको इनहेल करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि केवल सांस लेने से भी वो वायरस आप श्रेड करते हैं कमरे में। खुली हवा में इसका जो रिस्क है बहुत कम है या नहीं है,
दूसरे जो पहले माना जा रहा था पिछले वर्ष कि बड़े जो सलाइवा निकलता है जिसको ड्रॉपलेट बोलते हैं, थोड़ा बड़ा साइज का, जो किसी सरफेस पे गिर जाता है और उस सरफेस से भी ट्रांसमिशन का रिस्क पिछले वर्ष बहुत चर्चा में आया। लेकिन अब जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये काफी हद तक इस बात पे क्लैरिटी हो गई है कि जो भी संक्रमण फैल रहा है वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हवा के द्वारा फैल रहा है। और हवा का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे 5 माइक्रोन से कम जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में तैरते रहते हैं थोड़ी देर के लिए, 3 घंटे 4 घंटे, और अगर वेंटिलेशन नहीं है तो ज्यादा देर भी रह सकते हैं। और उस रूम में अगर बिना मास्क के हम जाएं तो उसको हम इनहेल करते हैं और उससे संक्रमण हो जाता है। और यही इस वाली वेव में देखने में आया है, जितना संक्रमण फैला है वो परिवारों में फैला है। हर घर में आप देखिए, फोन करिए तो 3 लोग सदस्य हैं तो तीनों को संक्रमण हुआ, 10 हैं तो 10 को हो गया, 22 हैं तो 22 के 22 को हो गया। उसका कारण यही है कि वो घर की हवा में एक व्यक्ति लेके आया, बाहर जाता, कोई काम पे गया, किसी बात से गए, और फिर उन्होंने घर में आके सबको उनसे लग गया संक्रमण, क्योंकि ये एयरबॉर्न है उस सेंस में। लेकिन अगर आप बाहर पार्क में घूम रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर ये उस तरह की एयर में नहीं है वायरस। तो ये समझना, फर्क करना जरूरी है कि एयरबॉर्न जब हम इसको कहते हैं उसका क्या मतलब है। तो यही एक मतलब, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, बट उसमें से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो काफ़ी मिसलीडिंग है लोगों के लिए और वो काफ़ी नुकसान भी कर सकती है। जैसे कि आप बता रहे थे कि यूएस में ये केसेस आए हैं कि लोगों ने ये सोचा कि ये सिर्फ एक होक्स है, एज अ रिजल्ट उन्होंने मास्क नहीं पहना और बिना मास्क पहने उनको कोविड हो गया और उनकी डेथ भी हो गई है। तो मास्क, आई थिंक इंडिया में आज खासकर जिस रेट पे अब कोविड बढ़ रहा है, अब तो थोड़ा कम हो रहा है, बट जिस रेट पे बढ़ रहा था, आई मीन मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अभी अपने गांव गया था सर, जस्ट टू ब्रिंग माय दादी बैक, बिकॉज अब ये रूरल में भी पहुंच रहा है। तो माय क्वेश्चन वुड बी कि हाउ वुड द गवर्नमेंट टैकल दिस कि ये रूरल में पहुंच रहा है जहाँ पे मास्क का एज सच इतना प्रयोग नहीं होता। देखो राजदीप, आप ये देखिए, लोग 100 साल पहले के स्पेनिश फ्लू की बात करते हैं, जब लोगों का मूवमेंट बहुत कम था, यात्रा करने के साधन बहुत कम थे, कोई हवाई यात्रा नहीं होती थी, तब इतना फैला वो स्पेनिश फ्लू सारी दुनिया में, और गांव-गांव में फैला, शहर-शहर में फैला। और भारत में जैसा अनुमान है लोगों का कि भाई 5 करोड़ लोगों की मृत्यु उस समय हुई थी। तो कोई 2 करोड़ कहता है, कोई 5 करोड़ कहता है। उस समय क्या डेटा था, कितना रिलायबल था, वो डेटा मालूम नहीं है, लेकिन दुनिया भर में बहुत लोगों की मृत्यु उससे हुई थी और पूरे दुनिया में ही फैला था वो। तो आज जब हम बात करते हैं किसी भी वायरल संक्रमण के फैलने की, तो वो वायरल संक्रमण कोई भी बैरियर से रुकता नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल बैरियर। और वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हाथ लगा दें रोक दें किसी को। जहां मनुष्य जाएगा वहां वायरस जाएगा, वहां बैक्टीरिया जाएगा, यही हो रहा है। अब हमारे यहाँ तो देखिए 70% जो लोग हैं, 70% पीपल लिव इन विलेजेस, और वो शहर में काम करने आते हैं, तो गांव में तो जाना ही जाना है ये। लेकिन कुछ बातें गांव की अच्छी हैं कि वहां पे जो घनत्व है जनसंख्या का, वो कम है शहरों के मुकाबले। शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी जो हम कहते हैं, जनसंख्या का जो घनत्व है शहरों में बहुत ज्यादा है। जैसे बॉम्बे के लिए आप देखिए, कहा जाता है कि बॉम्बे में 80% जो लोग हैं मुंबई में रहने वाले, वो 20% लैंड पर रहते हैं और 20% है वो 80% पर रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 80% जनसंख्या 20% लैंड पर रहेगी तो घनत्व तो कितना होगा। तो इसीलिए शहरों में घनत्व तो ज्यादा है जनसंख्या का, और संक्रमण भी ज्यादा फैला इस बार देखिए बड़ा ये अजीब सा रहा। पिछले बार जो पहली वेव में अधिकतर लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप के लोग और जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग
इस संक्रमण से प्रभावित हुए थे। इस बार उल्टा हुआ है। इस बार आप देखिए मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इससे। इतना गांव में अभी थोड़ा बहुत जा रहा है क्योंकि लोग वापस गए हैं गांव, अदरवाइज या कोई कुंभ से गया है, कोई इलेक्शन रैलीज की वजह से हुआ है, या पंचायत के इलेक्शन यूपी में हो चुके हैं अभी, और जगह भी इलेक्शन हुए, केरला में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, पौंडीचेरी में हुआ, और आसाम में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, यूपी में पंचायत के इलेक्शन हुए, फिर उत्तराखंड में कुंभ का मेला हुआ। तो इन सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले तो संक्रमण वहीं फैल रहा था कस के, सबसे ज्यादा केसेस में वहीं आ रहे थे। मृत्यु दर भी महाराष्ट्र की सबसे अधिक रही। केरला का तो जो चुनाव था वो एक ही फेज में हो गया था और जल्दी समाप्त हो गया था, फिर भी वहां केसेस ज्यादा हुए। छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं थे, वहां पे संक्रमण खूब फैला। पंजाब में कोई चुनाव नहीं थे, वहां भी संक्रमण खूब था। तो पहले जो 3 स्टेट जिनमें बहुत ज्यादा संक्रमित संख्या थी वो थे महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, चंडीगढ़। फिर भारत चूंकि बड़ा देश है, 28 राज्य हैं यहाँ पे, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हर राज्य एक, यूरोप से आप तुलना करिए, आज यूपी की 22 करोड़ जनसंख्या है। आप समझिए पूरे दुनिया में कितने देश यूपी में समा जाएंगे जनसंख्या का घनत्व अगर आप देखें तो उससे है। एक इजराइल है, इजराइल का शायद भूभाग उतना भी नहीं होगा जितना नोएडा का है। तो आप ये समझिए कि हमारी जो लैंड मास प्लस जो हमारा जनसंख्या घनत्व है 1.3 और 1.35 बिलियन या 1.4 बिलियन, अब 2011 के बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं है और जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। तो इसका जो कीमत है वो हमको चुकानी पड़ रही है और पड़ेगी। उसके बाद भी आप ये देखो राजदीप कि भारत का जो केस फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों से बहुत कम है। आप मान भी ले कि बहुत सारी डेथ्स रिकॉर्ड नहीं होती, बहुत सारी डेथ्स गांव की नहीं पता लगता है, बहुत सारी डेथ जो कोविड की हो रही है उनमें टेस्ट नहीं होता, कोविड पॉजिटिव नहीं होता, उसको नहीं मानते हैं। उसके बाद भी आज की तारीख में अगर आप देखें तो सबसे अधिक जो पर मिलियन डेथ्स हुई हैं वो इटली में हुई हैं 2052, यूके में हुई है 1700 कुछ, इसी प्रकार से स्पेन में हुई है, फ्रांस में हुई है जिनकी कुछ भी आबादी नहीं है, कुछ भी जनसंख्या नहीं है। यूएसए का जो फिगर है 1700 या 1800 कुछ प्रति मिलियन है। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि हमारी स्थिति अभी भी इतना सब होने के बाद भी बहुत सारे देशों से बहुत बेहतर है। और सारे देशों में जो क्राइसिस अभी हमने फेस की पिछले 1 महीने, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, वो पूरी दुनिया ने फेस की है। विकसित देशों ने उसको महसूस किया है जब उनके यहाँ संक्रमण की अवस्था यही थी जो आज हमारे यहाँ थी। वहां पे भी लॉकडाउन लग रहे थे और वहां पे भी न्यूयॉर्क की यही स्थिति थी, पीपीई किट भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ अजीब सा हुआ है या जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। जब भी कोई डिजास्टर इस प्रकार का होता है तो जितने भी आपके संसाधन होते हैं वो कम पड़ते हैं, और बढ़ा भी लें तो भी कम पड़ते हैं, क्योंकि आप एकदम से क्रिएट कर भी लें तो वो पर्याप्त नहीं होते, कभी भी नहीं होंगे और किसी सोसाइटी में नहीं होंगे। इसलिए उसमें आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे विकसित देशों ने बनाए। उन्होंने ये तय कर दिया कि 65 वर्ष से ऊपर के किसी को भी हम जो है आईसीयू में नहीं लेंगे। अगर उनको गंभीर रूप से बीमार है तो पहले उनको लेंगे जो थोड़ा यंगर है, जिनको बचने की ज्यादा उम्मीद है, और उन्होंने फॉलो की वो बात। अब भारत में इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं बना और शायद बन भी नहीं सकता, मैं समझता हूं, क्योंकि कौन इसको निर्णय करेगा, क्योंकि हर चीज यहाँ पे, हर चीज का इतना राजनीतिकरण होता है कि आप बहुत कुछ यहाँ नहीं कर सकते जो विदेशों में नहीं होता। जिस तरह से मीडिया ने, और एक मीडिया को डिफाइन भी किया गया, वल्चर मीडिया डेफिनेशन दी गई है यहाँ के मीडिया को, जिस तरह से इन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड्स को कवर किया है, फोटो निकाले हैं, बेचे हैं विदेशी मीडिया को,
जब भी 25,000 $25,000 में उस क्रिमेशन की फोटो बेची है, तो इस तरह से किसी देश में नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद भी कि किसी ने कोई बरियल ग्राउंड का फोटो निकाल के भेजा हो, और यूएसए में तो आप ले ही नहीं सकते फोटो, अस्पताल के अंदर की भी नहीं ले सकते और बाहर की भी नहीं ले, किसी की आप सफरिंग नहीं दिखा सकते इस तरह से। तो हमारे यहाँ एक फ्रीडम का लोगों ने बहुत नाजायज फायदा भी उठाया है और उससे लोगों में दहशत भी फैलाई है। और मैं तो बहुत मीडिया को ये कहा है कि आप लोग पॉजिटिव न्यूज पहले दिया करें और नेगेटिव न्यूज को बाद में दें। आप कहते हैं 4,500 की मृत्यु हो गई, उसको आप बाद में भी बता सकते हैं, वो तो सबको पता है हो गई, अखबार में भी निकल रहा है वो। तो उससे आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों को? और लोग दहशत में आ रहे हैं। वाकई में जरा सा भी लक्षण होता है किसी को, वो एकदम से इतना परेशान हो जाता है, चाहे यंग हो ओल्ड हो, कि अब मैं मर गया, अब मैं नहीं बचूंगा। जबकि सच्चाई ये है 100 में से 99 लोग ठीक हो जा रहे हैं इस संक्रमण में। ठीक है, कुछ लोगों की मृत्यु हो रही, हम तो चाहते कि एक भी ना मृत्यु हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो वो एक आंकड़ा बन जाता है, जिसका परिवार का गया उसको ही पता है। वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, वो एक भावुक क्षण है सबके लिए, और हम नहीं चाहते इतने। मैंने भी अपने बड़े क्लोज कुछ जानने वाले उनको खोया है, और कोई भी इसमें संक्रमित हो सकता है और गंभीर हो सकता है। तो ये बातें भी हम लोगों को बहुत समझदारी से समझनी पड़ेंगी। और बहुत देशों ने, और जब तक हम मिलके नहीं सब लोग इससे जूझेंगे, लड़ेंगे, तब तक इस पर विजय नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि एक प्रत्येक नागरिक का इसमें सहयोग हमको चाहिए इससे निकलने के लिए। जी सर, कोविड की बात करते हुए आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कोविड की टाइमलाइन होती है, उसे समझना और उसमें क्या करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें से पहले 7 दिन में एक फीवर होता है, और अगर प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिए जाते तो वो एक हैप्पी हाइपोक्सिया के नाम से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये टाइमलाइन क्या है और इसके दौरान हमें क्या करना चाहिए? राजदीप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको पूरी जो कोविड इलनेस है उसको समझना बहुत आवश्यक है। लक्षण जिस दिन शुरू होते हैं उसको पहला दिन मानिए, चाहे उसमें आपको वीकनेस लगी हो, आपको पैरों में दर्द हुआ हो पहले, या सिर में दर्द हुआ हो, या फिर आपको फीवर आया हो, सबसे पहली बार आपने नोटिस किया, या किसी वजह से यू आर नॉट फीलिंग वेल, वो दिन है, वो पहला दिन हम संक्रमण का मानते हैं उसको। सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है फीवर, जो कॉमन डिनोमिनेटर है ज्यादातर लोगों में, या कम होगा या ज्यादा होगा, फीवर कमोवेश होता ही है। केवल कुछ लोगों को फीवर भी नहीं हुआ है, और बहुत बिल्कुल लक्षण रहित कोविड जिसको कहते हैं वो भी हुआ है लोगों को। लेकिन बहुत अगर उसको गहराई से पूछें किसी से, तो कुछ ना कुछ लक्षण जरूर होता है। उसको लगा होगा कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है जो कल नहीं था। और सबसे कॉमन, जैसे मैंने कहा, फीवर है, बुखार है। उसके अलावा इसके जो लक्षण बहुत वेरिएबल हैं, और ये स्पेक्ट्रम भी वाइड है। एक तरफ है लक्षण रहित, जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, और दूसरी तरफ बहुत गंभीर अवस्था में लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जो पहले दिन का सिम्टम है, चाहे वो कोई वीकनेस हो, आपको मैलेज हो, फटीग हो, और दर्द हो, सिर में दर्द हो, या कई लोगों को रनिंग नोज, पहले शुरू में हम लोग मानते थे पिछले वर्ष की इसमें नहीं होती, लेकिन देखने में आया कि रनिंग नोज भी होती है इसमें। गले में खराश, पहले 3 लक्षण शुरू में बात हम लोगों ने, जब पिछले वर्ष मार्च में आया था कि भाई फीवर, सोर थ्रोट और सांस में थोड़ी सी दिक्कत होना, ये 3 लक्षण माने जा रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे आया कि भाई इसमें हेडेक भी होता है, इसमें बॉडी एक भी होता है, शरीर में दर्द हो जाता है, बैक में हो जाता है, वीकनेस बहुत कुछ लोगों को बहुत हुई कि बिस्तर से नहीं उठा जा रहा है उनसे। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ लोगों को जीआई सिम्टम बोलते हैं हम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, पाचन तंत्र के सिम्टम, जिसमें जी मिचलाना, उल्टी होना और डायरिया हो जाना, ये हुआ। और फिर कुछ लोगों ने कहा स्मेल चली गई। तो वो किसी भी, जैसे आप को कभी अगर या फ्लू टाइप सिम्टम हुए हों तो उसमें भी स्मेल चली जाती है और फिर वापस आ जाती है। इसमें भी ऐसे ही होता है। सेंस जो है, टेस्ट का सेंस चला जाता है, आपको स्वाद नहीं लगता है, ये भी देखने में आया है। फिर इसमें जो एक, जब संक्रमण ज्यादा होता है
तो इसमें कुछ क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं, जिसको हम हाइपर कोएगुलेबल स्टेट कहते हैं, कि खून हमारा गाढ़ा हो जाता है, और उसकी वजह से जो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कार्डियक हार्ट पे असर पड़ जाता है, या ब्रेन पे पड़ जाता है, या शरीर के और किसी हिस्से में पड़ जाता है। तो इस प्रकार से लक्षण भी इसके जुड़ते रहे धीरे धीरे, और बदलते भी रहे। बदलते इन द सेंस कि कुछ किसी में कोई है, किसी में कोई है, हर एक व्यक्ति में सेम लक्षण नहीं है, लेकिन कॉमन डिनोमिनेटर फिर भी मैं कहूंगा 98% लोगों को फीवर तो होता ही होता है। इसमें गले में खराश होती ही होती है, और लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबको नहीं होती, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को होती है जिनके लंग्स में ये वायरस चला गया है और वहां पे इन्फ्लेमेशन किया उसने लंग्स में। तो पहले दिन जो लक्षण आपको लगे, और उससे लेके 7 दिन तक केवल आपको गले में खराश रहेगी, या जो भी हेडेक हुआ, स्मेल गई और ये सब हुआ। अच्छा, स्मेल का जाना और डायरिया होना, ये 2 लोग ये लोग कोविड के रोगी है जिनको जो डिजीज होती है वो माइल्ड होती है, बहुत गंभीर नहीं होती, कम गंभीर होती है, और ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं जिन लोगों को भी डायरिया है या स्मेल है। तो ये बिल्कुल लोगों को रीएश्योरेंस आप दे सकते हैं, ये स्मेल जरूर गई लेकिन बीमारी गंभीर नहीं है। फिर जब अच्छा, बुखार भी ऐसा है, कुछ लोगों को 99, 100, 101 गया, कुछ लोगों को 103, 104 भी गया। अच्छा, ज्यादातर लोगों का जो फीवर है वो पहले हफ्ते का अंत आते आते काफी नीचे की तरफ आ जाता है। 99 रहेगा, 100 रहेगा, लेकिन 103, 104 नहीं होगा। कुछ लोगों को 10 दिन, 12 दिन भी फीवर 103, 104 चलता है, और 12वें दिन जाके ठीक होता है, या 14वें दिन ठीक होता है, फिर थोड़ा माइल्ड सा 99 बना रहता है कुछ दिन, और 14 दिन से ज्यादा भी। तो ये जो देखा गया कि पहले 7 दिन हमारा जो फोकस है वो ये देखना है कि आपको अगर बुखार हो रहा है तो उसको कम करना है। 103, 104 हो रहा है तो उसको, बुखार को बिल्कुल दवाई लेती रहनी है उसके लिए, और उसको कम करना है। और उस समय कुछ प्रोटोकॉल हमारे यहाँ बने हुए हैं जो हम लोग भी दे देते हैं, जैसे आइवरमेक्टिन, आपने नाम सुना होगा एक दवाई का, वो 3 दिन के लिए दे देते हैं 12 मिलीग्राम। फिर एक दवाई है डॉक्सीसाइक्लिन, जिसका 100 मिलीग्राम का कैप्सूल है, सुबह शाम 5 दिन के लिए दे देते हैं, जिसमें भी कोविड को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे भारत में बनाया हुआ है प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बहुत सारे देशों में नहीं है, यूके में भी नहीं है, यूएसए में भी नहीं है। शुरू में एजिथ्रोमाइसिन भी यूज हुई थी, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यूज हुई थी, उसको भी माइल्ड शुरू में यूज कर सकते हैं। थोड़ा जो भी उसका बेनिफिट होना है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, उस तरह से ये थोड़ा मदद कर सकते हैं। लेकिन नहीं भी लेंगे तो भी आपका जो अगर फीवर है वो फिर भी सेटल हो जाएगा केवल पैरासिटामोल से। और या आप अगर बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है 103, 104 और पैरासिटामोल से नीचे नहीं आ रहा, तो कोल्ड स्पंजिंग हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, जो हमने अपने बच्चों पे भी किया, अपने पे भी किया। जब भी फीवर बहुत हाई होता है, हाई ग्रेड होता है, तो कोल्ड स्पंजिंग से आप गीले कपड़े से पैरों में, हाथों में आप वो करिए, और सिर पर ठंडी पट्टी रखिए, पंखा चलाइए, तो फीवर नीचे हो जाता है। क्योंकि फीवर का नीचे लाना आवश्यक है, क्योंकि उससे शरीर में जो कैटाबॉलिज्म है वो हो जाती है, तो आपके और वीकनेस आती है आपको अगर फीवर ज्यादा देर रहता है। फिर 7वें दिन जब फीवर नीचे आ जाता है, तब उस समय 8वें दिन से हम ये कहते हैं कि आपको ऑक्सीजन का लेवल पे ध्यान देना चाहिए। फिर फीवर के लिए मैं उतना चिंतित नहीं रहता हूँ। फीवर आ भी रहा है, कोई बात नहीं, वो तो पैरासिटामोल आप ले लेंगे, कम हो जाएगा। फिर हमें मेन हमारा जो ध्यान है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि वो टाइम है 7वें दिन, 8वें दिन का जो टाइम है, उस समय जो हमारे लंग्स में अगर इस वायरस ने इन्फ्लेमेशन किया है और लंग्स को अफेक्ट किया है, और उसमें लंग को कितने % लंग अफेक्ट हुए हैं दोनों, उस पर फिर वो जो हम हाइपोक्सिया और हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, कि जब हाइपोक्सिया होता है तो इसमें ऑक्सीजन जो की कमी जो हो रही है हमारे शरीर में, वो बहुत सिग्निफिकेंट होने के बाद भी हमें पता नहीं लगता है, इसलिए हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं उसको। कि हम नॉर्मल, हमें लगता है, हमें पता ही नहीं लगता कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन हमारा शरीर जो हम लोगों का शरीर है, वो ऑक्सीजन डेफिसिट को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी।
आपकी उम्र ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं, बहुत उम्र कम है, बच्चे हैं तो भी नहीं बर्दाश्त करता। और एडल्ट्स में भी कुछ, आप मान लीजिए बच्चे को अगर 4 घंटे में हाइपोक्सिया हुआ और 4 घंटे में कार्डियक अरेस्ट होगा, तो एक एडल्ट को मे बी 8 घंटे में होगा या 12 घंटे में होगा। उसी तरह से ओल्ड एज में वो थोड़ा सा कम घंटों में होगा। तो उसका जो विपरीत असर है वो तो सभी एज ग्रुप्स में है, लेकिन बच्चों में और बुजुर्ग जो एल्डरली पॉपुलेशन उनमें ज्यादा है। तो ये जो देखा गया कि ये हाइपोक्सिया जो बिल्डअप शुरू होता है ये 8वें दिन से शुरू होता है। इसीलिए अब हम लोग क्या बताते हैं कि पहले हफ्ते में आप अपनी ब्रीदिंग पे बहुत फोकस करिए, प्राणायाम करिए, आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करिए, लंग्स को एक्सपेंड करिए, लंबी सांस लेके फिर छोड़िए। तो अनुलोम विलोम, जब भी बुखार नहीं है तो अनुलोम विलोम करें, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए। या घर में आप बैलून फुला सकते हैं। स्पायरोमीटर एक आता है जिसमें कुछ अंदर सांस लेते हैं तो बॉल ऊपर उठते हैं। तो इन क्रियाओं से आप अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जो आपको 8वें दिन के बाद काम आएगी। आपको 7 दिन तक कोई, सबको ऑक्सीजन लेवल सभी का 95 से ऊपर रहता है। अब ये देखना है कि अगर पहले हफ्ते में आपका ऑक्सीजन लेवल 97, 98, 95, 96 चल रहा था, तो अगर वो 8वें दिन सडनली 94 हो रहा है, जब आप बैठे हुए हैं, जब आपने ब्रीदिंग भी की, लेकिन उसके बाद भी अगर 94 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके लंग में निमोनिया हो गया है, लंग इफेक्ट हो गए हैं और सिग्निफिकेंट लंग इफेक्ट हो गए हैं। उस समय अब जो करना है वो हर उसको करना है जिसको संक्रमण है, क्योंकि वो ही उसको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता उसके लिए। तो जो मैंने अभी बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहना है उसको, और अपने में कॉन्फिडेंस रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं कोविड को होते ही कि अब तो बस अंत आ गया। ऐसा नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 100 में से 99 लोग आज भी ठीक हो रहे हैं, चाहे अस्पताल जाके या घर पे रह के। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लगता। तो अभी भी जो अगर पूरी ओवरऑल आप केस फर्टिलिटी देखें वर्ल्ड वाइड, वो 0.6% है, लेस देन 1%, इस संक्रमण में भी, सेकेंड वेव में भी। और हमारी जो इंडिया की है वो कोई 1.2 या 1.3% है, एक से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये मान के चलिए कि ज्यादातर लोग इससे ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा योगदान अपना बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी ब्रीदिंग को ठीक करने में। तो 8वें दिन ऑनवर्ड्स आपको और 12-13 दिन तक ऑक्सीजन अपने में कम नहीं होने देनी है। उसके लिए आप जो भी एफर्ट कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, और आजकल एक और प्रक्रिया हम बताते हैं कि पेट के बल लेट के प्रोन पोजीशन में प्रोन ब्रीदिंग करें, उससे ऑक्सीजन बहुत इंप्रूव हो जाती है। जिसका मान लीजिए 88 भी हो गया, 85 भी हो गया, उन लोगों ने बिना किसी ऑक्सीजन के अपना ऑक्सीजन लेवल 93-94 कर लिया और फिर वो नॉर्मल हो गया, 95 हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। उस जब भी ऑक्सीजन आपकी कम हो रही है, उस दिन फिर स्टेरॉइड की आवश्यकता है आपको, और वही एक दवाई है जो थोड़ा इसमें फायदा कर रही है। उसके कुछ डाउन साइड्स भी देखे गए हैं, जैसे अभी न्यूज चल रहा है कि एक ब्लैक फंगस के ऊपर न्यूज चल रहा है, तो वो एक्चुअली है क्या? वो मोस्टली कोविड पेशेंट्स में देखा गया है, तो इससे हमें डरना चाहिए या फिर इज इट समथिंग नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। जैसे आप बहुत अच्छा प्रश्न है ये ब्लैक फंगस का। एक तो ये समझना है, जैसे मैंने कहा कि पहले हफ्ते में इलनेस के, बीमारी के, कोविड के पहले सप्ताह में बिल्कुल भी स्टेरॉइड नहीं लेना है। क्या हो रहा है कि लोग शुरू से ही ले रहे हैं, अपने सेल्फ प्रिस्क्राइब कर ले रहे हैं। उसका डाउन साइड ये है कि अगर आपने पहले हफ्ते में ले लिया तो स्टेरॉइड देखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है, साथ में ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी कम करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट है ये। तो वायरस का जो रेप्लिकेशन है, वायरस को और आपने मौका दिया बढ़ने का, तो वो वायरस को रेप्लिकेट करने का मौका देगा वो। इसलिए पहले हफ्ते में अगर स्टेरॉइड किसी ने दे दिए या किसी ने ले लिए, अपने स्वतः ले लिए, तो वो हार्मफुल होगा, बहुत हार्मफुल होगा।
जो आगे के लिए ठीक नहीं है, फिर आपकी बीमारी भी ज्यादा घातक हो जाएगी। 8वें दिन जब हम ऑक्सीजन कम हो रहे हैं और वायरस का जो लोड है वो कम हो गया शरीर में, लेकिन चूंकि लंग को वो इन्फ्लेमेशन कर गया है वायरस, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि जो पार्ट लंग्स का इफेक्ट हुआ है उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। तो उसको आपने अपने आप, जैसे मैंने बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, स्पायरोमीट्री करके, बैलून में फुला के और पेट के बल लेट के वो ऑक्सीजन आपको ठीक करते रहना है। किसी भी अवस्था में उसको आपको 90 से नीचे नहीं जाने देना है। और अगर आप 92, 93, 94 रख सकते हैं वो सबसे अच्छा है, और ज्यादातर लोग ये घर पे कर सकते हैं इसको। और थोड़ी सी डोज में स्टेरॉइड 8वें दिन से, अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तब हम शुरू करते हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि ये जो वायरस प्रोटीन है ये लंग में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं। स्पाइक प्रोटीन की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को होती है, ज्यादातर लोगों को नहीं होती है, उन्हीं लोगों को नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। तो उस समय एक स्टेरॉइड और एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन प्रोमेथाजीन नाम से है, 25 मिलीग्राम दिन में 3 बार, 4-5 दिन ले लेंगे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी और 1 हफ्ते के बाद वो स्टेरॉइड आपका बंद हो जाएगा। अब जब ब्लैक फंगस की जहां तक बात है, वो उन लोगों में देखने में आ रही है जिनको डायबिटीज है। जो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रही, ठीक से उसका कंट्रोल नहीं रहा, और अगर स्टेरॉइड भी साथ में लिया है तो डायबिटीज और अनकंट्रोल हो जाती है, ब्लड शुगर्स बढ़ जाते हैं। ये ग्रुप जो है ये ब्लैक फंगस के लिए प्रोन हो सकता है और होता है। जो इसमें आश्चर्यचकित बात सामने आई है ब्लैक फंगस के बारे में इस वाले संक्रमण में, वो ये आई है कि पिछले वेव में हमने बहुत थोड़े से केस ब्लैक फंगस के देखे थे, और वो उन लोगों में होता है जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, आईसीयूज में बहुत दिन तक रहते हैं, वेंटिलेटर उनको लगता है, उनको देखने में आता था। आज इस वाले संक्रमण में क्या हुआ है कि लोग ठीक होके घर चले गए हैं, उसके बाद उनको लक्षण आए हैं ब्लैक फंगस के। और उसके लक्षण क्या होते हैं? आप ठीक हो गए, बुखार ठीक हो गया, आप खा पी रहे हैं, घर पे आप चले गए, फिर आपका 1 हफ्ते बाद मान लीजिए सिर में दर्द शुरू हुआ, एक तरफ, वन साइड ऑफ द हेडेक, या हैवीनेस शुरू हुई सिर में, फेस पे आपको थोड़ा सुन हो गया, या आपके आई में स्वेलिंग आ गई, एक लिड है वो भारी हो गया, स्वेलिंग आ गई, थोड़ी सी एक आंख दूसरे आंख के मुकाबले लग रहा है थोड़ी सी बाहर को आ रही है, या लालपन हो गया, या थोड़ा ब्लैकिश मिकोजा अगर अंदर से नाक की देखें तो उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश स्पॉट नजर आएगा, जो वो इंडिकेट करता है। अच्छा, ये कुछ लोगों को कॉमन है, जैसे मैंने बताया, एक तो अनकंट्रोल जिनको डायबिटीज है, उनको उम्र ज्यादा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम होती है। फिर कुछ लोगों को, जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो कोई ड्रग्स ले रहे हैं इम्यूनोसप्रेशन वाली, उनको ज्यादा संभावना है। या फिर जिनको साइनस की बीमारी है, साइनोसाइटिस होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की वजह से भी होती है और वैसे भी साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो उनके साइनस ब्लॉक्ड रहते हैं। तो ये जो फंगस है ये तो एनवायरनमेंट में है हमारे चारों तरफ, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। जैसे ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, हमको ये सारे चीजें घेरते हैं, वायरस भी, बैक्टीरिया भी और फंगस भी, और उसको एक मैल्यू मिलता है। जैसे हम फंगस, आपने देखा होगा राजदीप की बरसाती मौसम में फंगस बहुत ग्रो करता है, क्योंकि इसको एक ह्यूमिडिटी चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, और वो ऑप्टिमल एनवायरनमेंट अगर मिल गया तो फंगस ग्रो कर जाता है, इसीलिए वो इन साइनसेस में ग्रो कर जाता है। फिर इसमें जो हम इसको बोलते हैं, ये राइनो, नाक को राइनो बोलते हैं, और फिर वो अंदर ब्रेन में चला जाता है, राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जिसे बोलते हैं, और फिर पीछे से आंख पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से विजन चला जाता है, या और फिर आंख निकालनी भी पड़ती है कई बार। और ये समस्या जब हो जाती है तो बहुत गंभीर हो जाती है, इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। और जैसे कल मैं किसी डॉक्टर से पूछ रहा था, 25 रोगियों में से केवल एक ही रोगी जीवित रह पाए ब्लैक फंगस के बाद, तो इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका बचाव ही एक सबसे अच्छा उपाय है। तो जिन लोगों को भी ये जो है होने का अंदेशा है, उनको प्रिकॉशनरी
एक तो स्टेरॉइड की ओवरडोज नहीं करनी है। स्टेरॉइड की जो डोज है वो 0.5 टू 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट होती है। तो ये फिजिशियंस को भी ध्यान रखने की जरूरत है, डॉक्टर्स को भी जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा देनी नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं देना है स्टेरॉइड, क्योंकि यू हैव टू वे द रिस्क एंड बेनिफिट। ऐसा नहीं हो कि हम इधर ये तो ठीक कर लिया हमने लेकिन उधर ब्लैक फंगस हो गया तो उससे मृत्यु हो गई, तो फिर बात उससे बनती नहीं है। और एक हफ्ते केवल दें, 5 दिन, एक हफ्ते से ज्यादा स्टेरॉइड न दें, बंद कर दें। और लोगों को ये एक दवाई आती है पोसाकोनाजोल, उसको दे सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। और फिर ट्रीटमेंट के लिए तो जो दवाई है वो एम्फोटेरेसिन यूज होती है, उसकी भी शॉर्टेज हो गई अभी, क्योंकि इतने लोगों को हुआ जो आमतौर से नहीं होता है, उसका डिमांड बढ़ गई एकदम से, तो उसकी भी कुछ शॉर्टेज। तो मैं यही कहूंगा पहले हफ्ते में आपको कोई विशेष दवाइयां नहीं लेनी, केवल पैरासिटामोल लेके आप अपना बुखार कम कर लें। ज्यादातर लोग का बुखार कम हो जाएगा। अगर आपको किसी ने प्रिस्क्राइब किया आइवरमेक्टिन या डॉक्सीसाइक्लिन, ले लें 5 दिन, 3 दिन आइवरमेक्टिन, 5 दिन डॉक्सीसाइक्लिन। और 7वें दिन से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन पे बहुत ध्यान दें। और जब भी आपकी मान लीजिए 95 से ऊपर चल रही थी, अब वो 94 या उससे नीचे जा रही है, तब आपको शायद स्टेरॉइड की आवश्यकता है। अगर आप शहर में हैं तो आपको सीटी स्कैन भी मिल जाएगा कराने के लिए, उससे पता लग जाएगा। लेकिन गांव में समस्या ये है कि ना तो सीटी स्कैन है वहां पे, ना आपकी मॉनिटरिंग इतनी क्लोज है, इसलिए वहां पे फिर ये हम लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेरॉइड को बहुत मेजर्ड तरीके से, बहुत ही ऑब्जर्वेशन में शुरू कर दें अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, और उसको साथ में एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन भी दे दें, वो 5 दिन 7 दिन देके, और ज्यादातर पेशेंट इससे निकल आएंगे। वही लोग नहीं ठीक होंगे जिनका निमोनिया बहुत सीवियर है, जैसे 25 का स्कोर मानते हैं मैक्सिमम दोनों लंग्स को मिला के। तो अगर मान लीजिए आपका 20 से ऊपर है तो शायद दिक्कत आपको हो, फिर आपको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की भी आवश्यकता होगी, और फिर जो भी हॉस्पिटल में जाके जरूरी होगा वो किया जाएगा। लेकिन काफी सिवियरिटी के लोग भी घर पे रह के ठीक हुए हैं। और इसमें लोगों को अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, सकारात्मक सोच नहीं छोड़नी है, और उनके सहयोग, लोग बिना मेरे सहयोग के मैं ठीक नहीं हो सकता, ये बात समझने वाली है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मुझे ही करनी है और कोई नहीं करेगा मेरे लिए। इसके पीछे कोई मेडिकल रीजन है एज टू, जब आप नेगेटिव सोचते हैं आपकी बॉडी क्या ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, एज अ रिजल्ट आपकी शॉर्टेज और हो जाती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन रखा है कि जब भी हम एंक्शस होते हैं, जब भी हमारा जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, किसी भी वजह से, सोच की वजह से बढ़ जाता है, बीमारी को सोच के बढ़ जाता है, तो हम जितना एफर्ट स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं उतना एफर्ट करते नहीं है हम। और ये डिप्रेशन इसमें एक बहुत बड़ा कारण है, ये जो चिंता होना बहुत बड़ा कारण है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें, सकारात्मक सोच के साथ करें, तो ये बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल हम अपने आप अपना ठीक कर सकते हैं, और लोगों ने किया है, और सीवियर निमोनिया से लोग बिना ऑक्सीजन के ठीक हुए हैं। तो क्योंकि होता क्या है, अगर आपने शुरू में नहीं किया उतना एफर्ट, तो फिर जो इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे, वो जैसे हम कहते हैं ना भाई, सीमेंट आपने डाल दिया, गीला है तब तक तो वो उखड़ जाएगा, जैसे ही सूख गया फिर वो नहीं उखड़ेगा। तो यही लंग्स में होता है, अगर फाइब्रोसिस हो गई, उसमें इन्फ्लेमेशन में फाइब्रोसिस होना मतलब सीमेंट का जमा होना, तो फिर वो जो लंग खुलता है हमारे एफर्ट से, वो नहीं खुलेगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए शुरू से, और इसीलिए स्टेरॉइड देते हैं कि वो चूंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो वो लंग को जकड़ने नहीं देगा, और वो उसको वापस करने की कोशिश करेगा। और वही एंटी एलर्जिक का है कि वहां पे अगर वो कुछ हिस्टामिन रिलीज हो रहा है और कुछ और एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, वो रुक जाएंगे। तो जितना वहां पे इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी, वो नहीं होगी या कम होगी, तो हमारी रिकवरी में उससे बहुत मदद मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोग अपना मनोबल पूरा ऊंचा रखें, सकारात्मक सोच रखें, एक विल होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है। इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिससे आप नहीं ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वायरल इलनेस सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है, वो उसकी एक ड्यूरेशन है कि 1 हफ्ते में 10 दिन में ठीक होना ही होना है वो। अब या तो आपका वो लंग बिगाड़ के ठीक हो, या लंग बिना बिगाड़े ठीक हो, या बिगाड़ दिया तो उसको आपने ठीक कर लिया, फिर आप ठीक हो गए।
तो इतनी सी बात है इसमें। जी सर, इसलिए ये इंटरव्यू आई थिंक मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इतनी एज आई सेड व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, और ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप सीधा शमशान पहुंच जाएंगे, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो आपने बीच में एक बात कही थी कि स्टेरॉइड्स की कमी पड़ रही है। तो आज तक पे एक सॉर्ट ऑफ एनिमेटेड फिल्म है, और उसमें ये कहा गया है कि इंसान ही ना समझे इंसान का हाल, इंसानियत में ही सॉर्ट ऑफ झोल झाल है। तो जो लोग ये रिसोर्स की काला बाजारी कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट वेव में हमने सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेके ग्रोसरी की गई थी, सेकंड वेव में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ये जो मेडिसिन हैं, स्टेरॉइड मेडिसिन, फैबीफ्लू, उनकी काला बाजारी हो रही है। तो जिसकी आवश्यकता आई थिंक है नहीं। तो इन लोगों के लिए आपको कोई, मतलब इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों का इस तरह का चरित्र है, जो सोसाइटी में किसी भी क्राइसिस का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको हराने का एक ही तरीका है। जैसे आप देख रहे हैं, पिछले एक महीने में रेमडेसिविर पे बहुत चर्चा हुई। मैंने हर टीवी चैनल पे आके ये कहा कि रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है ठीक होने के लिए, आप मत भागिए इसके पीछे। अब देखिए, रेमडेसिविर भी, जैसे कल प्लाज्मा थेरेपी को बाहर कर दिया है कोविड के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से, रेमडेसिविर भी बाहर होने वाली है। तो ये हमारे डॉक्टर्स की भी गलती है इसमें, उनका भी इसमें मैं दोष कहूंगा कि उन लोगों ने भी इतनी हाइप क्रिएट कर दी दवाइयों की कि लोग समझते हैं कि अगर ये दवाई नहीं मिलेगी तो शायद ठीक नहीं होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। एंटीवायरल मेडिकेशंस जो चल रहे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे फेविफ्लू हो, या कोई और दवाई, अभी नई दवाई आई है कुछ जो वो हो, कोई भी डेफिनेट इसमें नहीं रोल है अभी तक प्रूवन। तो ना एफडीए ने अप्रूव किए हैं। कंडीशनल अप्रूवल होता है कि ट्रायल फॉर्म में आप करें उसका इस्तेमाल। तो ये बहुत आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन लोगों को हराने का एक ही तरीका है कि हम रेमडेसिविर का पीछा छोड़ दें। भाई, फिर किसको ब्लैक करेंगे, वो किसको वो स्पूरियस दवाई देंगे जब हम नहीं भागेंगे। तो इसमें लेकिन डॉक्टर्स को भी इसमें सहयोग करना होगा। वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो बेचारे दौड़ भाग करते हैं कि दवाई किसी न किसी कीमत पर ले आए। तो ये, और बाकी पुलिस जितने लोगों को पकड़ सकती है पकड़ रही है, वो तो एक अलग वो हो गया। लेकिन इनको हराने का मैं समझता हूँ समाज इनको हरा सकता है, डॉक्टर्स और पेशेंट्स मिलके हरा सकते हैं। कि अगर ये हाइप जो क्रिएट होती है, फॉल्स हाइप, ये भी कोई मतलब इट्स नॉट ए ट्रू हाइप। कोई चीज ठीक हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि रेमडेसिविर नहीं डिटरमिन करती कि कौन जीवित रहेगा, कौन किसकी मृत्यु होगी। ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। और जो दवाई फायदा भी कर रहा है उस लंग की कंडीशन में, वो स्टेरॉइड है, जो सस्ती दवाई है। तो अब आप देखिए, स्टेरॉइड की भी कमी हो गई। मतलब ये तो बड़ा अजीब सी बात है, जबकि इतनी सस्ती दवाई है वो। खैर, फिर भी इतनी क्राइसिस उसकी नहीं हुई जितने रेमडेसिविर की क्रिएट हुई। या प्लाज्मा के लिए लोग दौड़ते हैं, तो अब प्लाज्मा को कल परसों आईसीएमआर और एम्स ने गाइडलाइन जारी करके प्लाज्मा को बाहर कर दिया है। मुझे लगता है आज या कल में रेमडेसिविर को भी बाहर कर देंगे कोविड के ट्रीटमेंट से। और ये चीजें जो है, हम तो पिछले 3 हफ्ते से बता रहे हैं चैनल्स पे बैठ बैठ के कि भाई रेमडेसिविर का ट्रायल आ गया है, एविडेंस आ गया है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मॉर्टेलिटी पे, पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाने में कोई कम नहीं करता ये, ना ही ये हॉस्पिटल स्टे कम करता है। तो किसी भी तरह से एडमिटेड पेशेंट जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनमें किसी तरह से इसका कोई लाभ नहीं है, न प्लाज्मा का, न रेमडेसिविर का, न किसी और दवाई का। ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। जो फायदा देखा गया है वो स्टेरॉइड का देखा गया है 8वें दिन के बाद, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो। एकदम से जब पहली बार आप देखें तो वो मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है कि उसको मिस नहीं करना है। कि मान लीजिए आपका संडे से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आपने नोटिस किया वेडनेसडे को जाके 4 दिन बाद, फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको अर्ली इंटरवेंशन करनी है फिर, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। बेसिकली प्रिवेंटिव एक्शंस। बिल्कुल। तो इंसानियत के ऊपर ही आई थिंक एक फॉलो अप क्वेश्चन होगा। हमने न्यूज़ देखी है, kind of breaks my heart, but गंगा पे जैसे अनक्लेम्ड बॉडीज बह रही हैं। लोग अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों को नहीं छूना चाह रहे क्योंकि उन्हें डर है कि कोविड हो जाएगा।
बट आप एक मेडिकल अथॉरिटी हैं, तो आपका इन लोगों को क्या एडवाइस रहेगा, मेडिकल एडवाइस क्या रहेगा? मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि जब हमारी मृत्यु हो गई उसके बाद हम कोविड नहीं फैला सकते। तो ये मृत्यु के बाद कोविड से डरना बिल्कुल बेवजह है, इसका कोई बेसिस नहीं है। क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, तभी हम कोविड फैला सकते हैं। जब व्हेन आई एम डेड तो मेरे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं, मौजूद हैं, आज भी इस समय भी मौजूद हैं। लेकिन जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं वायरस नहीं फैला सकता, मैं बाहर किसी को नहीं दे सकता। तो लोग बेवजह न डरें। कुछ लोगों ने इकोनॉमिक रीजन से भी ऐसा किया है कि उनके पास जलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, ऐसा भी लोगों ने किया है जो मेरे को पता लगा है। इस वजह से भी लोगों ने गंगा में प्रवाहित की है शरीर को। लेकिन मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जो ये वायरस है, जब हम जीवित हैं तभी एक क्षमता ग्रो इसमें रेप्लिकेशन होती है। जब शरीर के सेल ही डेड हो गए तो वायरस भी डेड हो जाएगा और वो नहीं फैल सकता। क्योंकि आप कोई उसके मुंह में हाथ डाल के थोड़ी कुछ कर रहे हैं, आप तो उसके शरीर केवल ले जाके और उसको अंत्येष्टि कर रहे हैं उसकी, या तो उसको बरियल कर रहे हैं या उसको उसको फ्यूनरल पायर पे रख रहे हैं। तो बिल्कुल भी संक्रमण फैलने की जो संभावना है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या नहीं है, ये मान के चलिए आप। मृत शरीर से, जीवित शरीर से होती है, इसीलिए हम कहते हैं भाई दूर रहो। जब आप मृत हो गए तो आपने कोई उसको गले थोड़ी लगाना है डेड बॉडी को, आपको तो कंधे पे ले जाके उसको वहां तक पहुंचाना है या गाड़ी में रख के ले जाना है। तो उससे कोई संक्रमण फैलने की कोई संभावना डेड बॉडी से नहीं है। हाँ, अगर आपने फ्यूनरल पे 100 लोग जमा कर लिए, उससे संक्रमण फैलेगा। उससे होगा जी। नहीं, मेक सेंस। सर, एक फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि एक रिपोर्ट छपी है अभी businesstoday.in पे। उसमें ये कहा जा रहा है जब 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाती है, जब जाके कंट्री को सॉर्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल होती है। तो आपके ओपिनियन से, प्रोफेशनल ओपिनियन से, इंडिया को कितना टाइम लगेगा टू अचीव दैट सॉर्ट ऑफ नंबर? ये राजदीप जी, ये देखिए आपकी, अभी हमारे 18.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं आज तक, और एक एक डोज तो करीब 13 करोड़ लोगों को लग चुकी है, बाकी लोगों को 2 डोज भी लग चुकी हैं। अब अगर मई के महीने में हम पूरा जितनी हमारे पास वैक्सीन डोजेस की उपलब्धता है, जो 8.5 करोड़ है आज की तारीख में, वो उतनी लगा लेंगे तो मैं लगता हूँ 23-24 करोड़ पे हम पहुंच जाएंगे मई के आखिर तक। अगर हम जून में 9.5 करोड़ डोजेज हमको उपलब्ध हो जाएंगी, तो अगर हम 23 करोड़ या 24 करोड़ पे पहुंच जाएंगे मई के आखिर में, तो 9 करोड़ उसमें और जोड़ दीजिए तो हम 33 करोड़ हमारे जून के अंत तक हम वैक्सीनेट कर लेंगे। कम से कम एक एक डोज मिल चुकी होगी ज्यादातर 33 करोड़ में से लोगों को। जुलाई से हमारे पास डोजेस और ज्यादा हो जाएंगे, जिनकी संख्या 11 करोड़ 12 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए 12 करोड़ भी हम मान लें उसको, तो आप देखिए अगर 12 करोड़ हम जुलाई में कर लें तो ये हमारा 45 करोड़ आंकड़ा पहुंच जाता है जुलाई के अंत में। और 12 करोड़ अगर हम ऐड करते हैं अगस्त में तो ये 57 करोड़ हो जाता है। और अगर हम सितंबर में मान लीजिए 15 और कुछ वैक्सीन आ जाएंगी तब तक, तो 15 करोड़ का आंकड़ा अगर हम छू लेते हैं सितंबर में, तो आप समझिए 57 और 72% हमारी जो जनसंख्या है उसको कम से कम एक एक डोज लग जाएगी सितंबर के अंत तक। और यही प्रक्रिया अगर चलती रही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, तो मैं समझता हूँ 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के पहली डोज एक एक डोज मिल ही जाएगी। तो हमारा आने वाला समय काफी ठीक लग रहा है। और जिस तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों, स्पुतनिक की भी डोजेस हमको मिलना शुरू हो गए हैं। जाइडस की वैक्सीन बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, वो भी हमको कुछ डोजेस देंगे। इसके अलावा जॉनसन की 1 डोज वाली वैक्सीन भी अप्रूवल के लिए तैयार है। फाइजर की भी कीन है कुछ डोजेस देने के लिए। तो मैं समझता हूँ सारे बुके ऑफ वैक्सीन्स मिलके हमारे पास काफी संख्या, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हो जाएगी करीब 90 करोड़ तक पहुंचने के लिए।
तो बेसिकली आपका जो एडवाइस सबसे यही है कि एक तो पहले तो अपने जाके जब रजिस्ट्रेशन ओपन हो, जब रजिस्ट्रेशन मिले आप अपनी पहले वैक्सीन लगवाएं, और उसी के साथ साथ मास्क पहने एग्जैक्टली और उसी के साथ साथ प्रिवेंटिव एक्शंस। कोविड हो जाएगा उसके बाद मैं योगा स्टार्ट करूंगा, उसका ऐसा सच कोई फायदा नहीं है। तो जैसे इससे आपने पहले जो एक्सरसाइजेस बताई, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, आपने बताया था कि उल्टा अपनी पेट पे लेट के सांसें प्राणायाम, लें गहरी गहरी। बिल्कुल बिल्कुल, पेट के बल लेट के लंबी सांस लें, उससे ऑक्सीजन बहुत इंप्रूव हो जाती है। जी, तो ये हम और सबको करना चाहिए। वैक्सीनेशन कराएं अपना। वैक्सीनेशन। जी। जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाए वैसे वैसे लेते जाएं उसको। अभी कम है डोजेस, डोजेस बढ़ते जाएंगे, सबको मिलती जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना, भीड़ नहीं करनी है टीकाकरण केंद्र पे। ऐसा ना हो टीकाकरण जो केंद्र है वो हमारे संक्रमण के हॉटस्पॉट बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इसी के साथ आई थिंक ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं सर। थैंक यू वंस अगेन, आप यहाँ आए। और आई थिंक बयां भी नहीं कर सकते आप और आप जैसे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनका जो सहयोग रहा है फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड, इट्स अनइमेजिनेबल। सो थैंक यू फ्रॉम बिहाफ ऑफ इंडिया एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू राजदीप, थैंक यू, टेक केयर, कीप सेफ, कीप हेल्दी। मैं डॉक्टर मिश्रा के साथ साथ आईडीजी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं फॉर अरेंजिंग दिस इंटरव्यू। आईडीजी 30 अप्रैल 2021 को स्थापित किया गया था बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम दुबई, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए, along with the help of IIT Roorkee alumni members. Dr. Mishra के साथ साथ the group is also mentored by Dr. A.K. Mishra, who is the IAS Special Secretary of Transport, UP government. इन सभी की मदद से बहुत ही कम समय में आईडीजी ने काफ़ी सिग्निफिकेंट फंड्स रेज करे हैं ताकि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके इस कठिन समय में। आईडीजी ने काफ़ी सारी एनजीओज के साथ कोलैबोरेट भी किया है, मेनली स्वास्थ्यग्राम जो मिस्टर अंकित भटनागर की लीडरशिप में है, सेवा भारती, दिगंबर जैन शिक्षा समिति, विहंगम योगा सेंटर, और इन सभी की मदद से हमने कोविड केयर सेंटर्स खोले हैं दिल्ली, नोएडा, पुष्कर राजस्थान और इलाहाबाद में। आईडीजी ने एक स्टेप डाउन हॉस्पिटल भी खोला है बिजनौर यूपी में, जिसमें जो फुली फंडेड है बाय आईडीजी मेंबर्स। आईडीजी ने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके एसेंशियल ट्रीटमेंट और सप्लाईज भी प्रोवाइड करे हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। आईडीजी के पास जाने माने डॉक्टर्स का टेली कम्युनिकेशन पैनल भी है जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो इस महामारी से जूझ रहे हैं। जाने से पहले मैं बस एक बात और कहना चाहता हूँ। मान लो अगर हम कोविड से जीत भी गए, लेकिन इस दौरान यदि हमारी मानवता हार गई तो हम जंग जीत कर भी हार जाएंगे, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति वसुधैवा कुटुंबकम के लिए जाना जाता है, विच इज द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। इसलिए मैं पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी के शब्दों पे इतना भरोसा करता हूँ, और उनका कहना है कि मन की दूरी खत्म करो और तन की दूरी कायम रखो। हम सभी आईडीजी मेंबर्स ये आशा करते हैं कि इस कोविड महामारी को मात देंगे और अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहेंगे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।